सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज मैं आपको भारत के एक मशहूर समाजशास्त्री जो अंधश्रद्धा उन्मूलन नाम का कोई आंदोलन चलाते हैं, श्याम मानव जी, उनके द्वारा ज्योतिष संबंधित कुछ बातें आई। एक इंटरव्यू में उन्होंने बातें रखी जिसमें उन्होंने ज्योतिष का खंडन किया एक तरह से। तो उस विषय पर जो है थोड़ा सा मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा। ज्योतिष को वेद की आँख कहा जाता है और वेदांग में ज्योतिष का महत्व है। तो ज्योतिष के विषय में जो उन्होंने कहा है वह, चूँकि वीडियो उनका काफ़ी लंबा है, 40 मिनट 43 सेकंड का वीडियो उनका है और द पब्लिक इंडिया नाम से चैनल में वो प्रकाशित हुआ है। मैं आपको वह डाल दूँगा, उनका लिंक डाल दूँगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो उसके जो उन्होंने इस विषय पर जो कुछ भी कहा है, तो उसका जो उत्तर हो सकता है, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो उस पर जो है मैं कुछ प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने इस पर मुझसे बातें की हैं और एक तो हमारे करीबी हैं, उन्होंने भेजा है और हमसे रिक्वेस्ट किया है कि आप ज़रूर उस पर जो है उस वीडियो को देखें और उसके बाद जो है अपनी प्रतिक्रिया दें। तो खैर बहुत लोगों की इच्छा होती है। तो हालांकि मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूँ, लेकिन ज्योतिष का तो कुछ मुझे ज्ञान है ही, और उस आधार पर जो है मैं कुछ वह जो हो सकता है उसके डिफेंस में, तो वह मैं प्रस्तुत करूंगा जो हमारे शास्त्रों का मत है विषय पर। तो देखते हैं, पहली आपत्ति इनकी यह है, तो ये मतलब उसको ये खुद ही कहते हैं श्याम मानव जी कि मैं भी जब मतलब पढ़ता था कॉलेज में तो मैं भी थोड़ा बहुत जो है ज्योतिष की प्रैक्टिस करता था, मतलब सामुद्रिक विज्ञान को मैं जानता था, तो मैं हाथ वगैरह देखा करता था, तो इस तरह की बातें करते थे। तो लेकिन ये हल्का फुल्का देख लेने से कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हो जाता है। और हस्तरेखा का और यह जो है ज्योतिष का ज्ञान होना अलग, क्योंकि ज्योतिष में बहुत लंबा चौड़ा क्षेत्र है इसका। इसमें शकुन शास्त्र भी हैं, इसमें जो है मुहूर्त शास्त्र भी है, स्वप्न शास्त्र भी है, और जो है होरा शास्त्र है। तो इसमें बहुत सारे हैं। तो ज्योतिष है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी खुद है। हालांकि श्याम मानव जी खुद भी कह रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वह ठीक है, जो उसका मैथमेटिक्स का वर्जन है वह ठीक है, और उसको निकाल देने के बाद जो बच जाता है वह कचरा है, ऐसा वो बोलते हैं। तो जो इसका गणितीय पक्ष है, तो देखिए यह जो है गणित अगर निकाल देंगे अपने से और निकाल करके कहेंगे कि बाकी हिस्सा वो नहीं है, तो ये मनमाना है कहना। तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो है अध्ययन बहुत हल्का फुल्का किया है और उनकी गहराई में अभी नहीं गए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये जो है एस्ट्रोलॉजी
जो है सिर्फ एस्ट्रोनॉमी ही है और फलित ज्योतिष ही है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका इंट्यूशन क्या है उसके हिसाब से भी है, आपका अपना जनरल अवेयरनेस क्या है, शास्त्रों के अन्य विधि विधान की क्या समझ है, आपका भाषा विज्ञान कितना बढ़िया है, इसके अलावा आप जो है शरीर विज्ञान कितना जानते हैं, तो उसके हिसाब से शरीर की भाषा कितना जानते हैं, शरीर के लक्षण कितने जानते हैं, तो उसमें लाक्षणिक भी पहलू आते हैं। बहुत सारे पहलू हैं, सिर्फ इसका वह मैथमेटिक्स का हिस्सा नहीं है। और इसके बावजूद भी यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि अभी जो है जो ज्योतिष की जो विद्या है यह पूर्ण नहीं है, यह अभी थोड़ी सी विकसित हुई है, बहुत हल्की सी। अभी इसको बहुत विकसित करना है। इसमें शोध उतने नहीं हो रहे हैं लेकिन उतने नहीं हो रहे हैं जितने की अपेक्षित हैं इसके और विकास में। और यह कहना कि जो है यह गलत है, यह विज्ञान नहीं अंधविश्वास है, इसलिए अंधश्रद्धा उन्मूलन की बात करके वो कह रहे हैं ये अंधश्रद्धा है, लेकिन अंधश्रद्धा नहीं है। अब इस पर हम चर्चा करते हैं। तो पहले ये ग्रह पर ही आपत्ति करते हैं, कहते हैं कि जो है हम जो है साइंस में पढ़ाया जाता है कि 9 प्लैनेट्स हैं और ज्योतिष में भी 9 ग्रह बताए जाते हैं। तो ज्योतिष में सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह बताया गया है, जो कि गलत है। सूर्य एक तारा है और चंद्रमा एक उपग्रह है, ग्रह नहीं है। तो ये जो ज्योतिषाचार्य हैं इनको तो यही ज्ञान नहीं है, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन ये भूल कर जाते हैं। तो भूल कहाँ पर किए हैं कि इन्होंने प्लैनेट का एक अनुवाद कर दिया है ग्रह मोटे तौर पर, लेकिन ग्रह जो कहा गया है ज्योतिष में वह अलग है और प्लैनेट जो कहा गया है वह बिल्कुल ही अलग है। पहले हम इन दोनों देखिए, यह वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो इसलिए इसको मैं 3 भाग में सोचता हूँ कि करूँगा। विषय बड़ा है तो इसलिए 3 भाग में इसको करूँगा। तो जिनको इनमें इंटरेस्ट है तो वे इसको देखें। तो पहली बात है कि प्लैनेट जो है उसका अनुवाद जो है ग्रह करना ठीक नहीं है। ग्रह एक अलग कॉन्सेप्ट है संस्कृत का, और ज्योतिष शास्त्र का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। प्लैनेट एक अलग कॉन्सेप्ट है। प्लैनेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्रीक वर्ड जो है प्लैनेटे में इसको बताया गया है, प्लैनेट का, वहाँ से ये डेराइव हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है जो प्लैनेट की परिभाषा जो दी गई है, नासा ने जो दिया है, मैं वो आपको बता रहा हूँ कि कोई जो है प्लैनेट है तो यह कैसा होना चाहिए कि ये प्लैनेट जो है कि ये रिवॉल्व होना चाहिए। इट शुड रिवॉल्व अराउंड द स्टार के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। इसकी एक चीज़ तो यह है। दूसरी कंडीशन क्या है, प्लैनेट शुड हैव दैट मच ऑफ ग्रेविटी, उसमें इतनी ग्रेविटी होना चाहिए कि विच अलाउस इट टू अटेन स्फेरिकल शेप, उसमें जो है एक शेप होना चाहिए जो कि गोलाकार शेप होना चाहिए। तीसरी बात इसमें क्या है कि इट मस्ट बी बिग एनफ दैट इट्स ग्रेविटी क्लियर्ड अवे अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ सिमिलर साइज नियर इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। इसके ये जो है इतना वो होना चाहिए कि उसी के पाथ में अगर कोई और है तो उसको ही वो हटा सके। इतना जरूर होना चाहिए कि उसको वो हटा सके। और इसका जो इसके भीतर जो फोर्स होगा, ये सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि इसके भीतर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें इतना भी ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए पावर कि वह उसमें फ्यूजन और फिजन रिएक्शन शुरू हो जाए। तो ऐसा जो होगा ना, ऐसे सेलेस्टियल बॉडी को ही कहते हैं कि वह प्लैनेट है। लेकिन संस्कृत में ग्रह इसको नहीं कहा गया है। संस्कृत में ग्रह अलग चीज़ है। संस्कृत में ग्रह की परिभाषा जो दी गई है वह क्या है, वो ग्रहण से मतलब है।
उसको धारण करने से मतलब है, उसके प्रभाव से मतलब है। महर्षि पराशर कहते हैं गच्छन्तो भानि गृह्णान्ति सततम ये तु ते ग्रहाः, यानी जो कि वो चलते हैं, जो भी चलने वाली चीज़ें हैं, हाँ, लगातार जो चलने वाली चीज़ें हैं और जो ग्रहण करती हैं और जो हमारे पर प्रभाव डाल देती हैं। तो इस तरह से जिसमें कि होल्डिंग पावर है, ग्रहण करने की ताकत है, तो उस तरह की जो चीज़ें हैं वे ग्रह हैं। तो इस आधार पर जो है सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह माना गया है। यहाँ उससे मतलब नहीं है कि उसके पास अपना प्रकाश है, कि अपना प्रकाश नहीं है, कि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी उससे इसका कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर ग्रह का। यहाँ उसमें ग्रहण करने की क्षमता, होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, और जो है यहाँ के उसमें इसको डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं यहाँ के प्राणियों पर, तो उसको जो है वो ग्रह कहा गया है। अब इसके बाद है कि एक और जो इन्होंने जिज्ञासा उठाई है वह यह है कि जो है राहु और केतु को ये लोग ग्रह मानते हैं, हाँ, जबकि राहु और केतु नाम का कोई भी ग्रह नहीं पाया जाता है, लेकिन ज्योतिष में राहु और केतु को ग्रह मानते हैं। तो देखिए, राहु और केतु को ज्योतिष विज्ञान जो है वह भी जो है ग्रह नहीं मानता है उस तरह से। वो ज्योतिष शास्त्र में भी उसको ग्रह नहीं माना गया है, फिजिकल बॉडी वाला ग्रह, यानी उसका फिजिकल लोकेशन नहीं है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। तो उसको क्या माना गया, उसको छाया ग्रह माना गया है। इस तरह से वो एक, चूँकि जो पृथ्वी है वह घूमती है अपनी धुरी में, और चंद्रमा भी अपनी धुरी में घूम रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी अपनी धुरी में घूम करके सूर्य का चक्कर लगा रहा है। लेकिन ये पृथ्वी की जो धुरी है और जो इसकी धुरी है, चंद्रमा की जो धुरी है, इसमें भी एक एंगल है। तो इसका जो एंगल है उसके हिसाब से उसके कारण क्या है, और वो जो घूम रहा है तो उसके कारण क्या है कि ये इसको दो बिंदु पर वो कट करता है। तो ये जो दो बिंदु पर जो कट करता है, जो नोड बनाता है, वो एक नोड बनता है, तो उसके कारण जो है वो जो नोड बनता है तो वहाँ पर एक बिंदु बनता है। उसी दो बिंदुओं को राहु और केतु कहा गया है, यानी वहाँ पर एक तरह से वो एक स्पॉट बनता है, एक छाया बनती है, हाँ, दोनों के कट करने के कारण, इसीलिए उसको वो कहा गया है। तो राहु जो है ना नॉर्थ लूनर नोड है, नॉर्थ लूनर नोड, और केतु जो है साउथ लूनर नोड, दक्षिण में जो चंद्रमा का वो है, यानी ये डिसेंडिंग है, वो असेंडिंग है। राहु जो है असेंडिंग है और ये डिसेंडिंग है। इस तरह का नोड जो है ये बनते हैं। ये कोई वो नहीं है, तो छाया ग्रह कहा गया है। और ये जो है श्याम मानव जी का रहते हैं, ये राहु और केतु को ग्रह मानते हैं, और राहु केतु नाम का कोई ग्रह नहीं है, तो इसलिए ये ज्योतिष जो है वह सही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसको छाया ग्रह माना गया है या नोड माना गया है। तो ये अच्छा से जान लेना चाहिए कि आखिर जो है ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है। इस विषय को भी जानना बहुत जरूरी है। बिना इस विषय को जाने हुए यह कह देना कि यह जो सही मतलब नहीं है, तो यह अपने आप में ही जो है सही नहीं है, मैं समझता हूँ। इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था उनको, पहले अच्छा से अध्ययन कर लेना चाहिए था। अब इसके बाद जो है वो बात करते हैं कि ये जो है ये किस तरह से ये इस चीज़ को तो मान रहे हैं। ये कहते हैं कि भाई चंद्रमा जो है उसका प्रभाव, जैसे अमावस्या है और पूर्णिमा है, तो सूर्य ग्रहण है, तो इसका प्रभाव तो देखा जाता है यहाँ पर। तो ज्योतिष में भी सूर्य ग्रहण बताया गया है और उसका कैलकुलेशन है, बहुत सही कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये कहते हैं कि जो है चंद्रमा, विज्ञान यह मानता है कि चंद्रमा का जब ग्रहण वगैरह जब लगता है, या जब पूर्णिमा और अमावस्या
के समय में क्या है कि ज्वार और भाटा वो आते हैं, तो ज्वार और भाटा जो है उसमें होता है सागर में, तो सागर में तो उथल पुथल थोड़ा होता है, लेकिन मानवों में या अन्य प्राणियों में वो उसका असर कुछ नहीं होता है, वो डिटेक्टेबल नहीं है, ये कहते हैं उसका असर नहीं होता है। और कहते हैं कि अगर आप अपना जो है एक रख दें घर में, कटोरा वटोरा रख दें पानी भर करके लबादा, तो आप देखेंगे कि अमावस्या आई और जो है ये पूर्णिमा आया, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि बहुत छोटे स्तर पर जो है पानी का हुआ है, तो उस पर प्रभाव नहीं है। बहुत बड़े स्तर पर सागर पर प्रभाव होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि प्रभाव चाहे कितना भी नेग्लिजिबल हो, कितना भी कम हो, प्रभाव तो प्रभाव होता है। और छोटा सा भी प्रभाव जो है, हमारे विचार कितना सूक्ष्म होता है, लेकिन उस विचार का असर कितना जबरदस्त होता है। विचार को आप डिटेक्ट करने जाएंगे तो डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, लेकिन उसका प्रभाव कितना बड़ा है हम देखते हैं। तो हमारे मन मस्तिष्क पर उसका प्रभाव पड़ता है, ये ज्योतिष शास्त्र मानता है कि उसके कारण जो है हमारे मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। और अनुपात वही रहता है, जो अनुपात वहाँ, ठीक है सागर में बहुत पानी है, हमारे दिमाग में कम पानी है, कटोरे में कम पानी है, हाँ, तो उसका प्रभाव अगर अनुपात तो वही रहेगा, लेकिन उसी अनुपात से इतना उस पर इफेक्ट आएगा कि उस व्यक्ति में यह देखा गया है कि एक मतलब सर्वे है, किया गया है कि जब पूर्णिमा होता है और जब अमावस्या होती है तो मनुष्य के जो व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो जाता है, यानी मानसिक रोग की संख्या बढ़ी हुई पाई जाती है। तो उसमें मानसिक उथल पुथल ज़्यादा होता है, यानी भावनात्मक उथल पुथल ज़्यादा होता है, भावनात्मक अपराध भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यह जो है यह पाया गया है, तो इसलिए ऐसा कहना कि इस पर कोई असर ही नहीं होता है, ये गलत है। असर तो होगा, इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसका कि असर ना हो। परसेंटेज कम हो सकता है, लेकिन उसका असर होगा, और बहुत उसका असर जो है, और थोड़ा सा भी असर किसी एक बिंदु पर वो बहुत बड़ा असर डालता है उसका इफेक्ट पर। क्योंकि यहाँ पर कोई भी जो घटना घटती है ना, उसमें सभी की सम्मिलित अभिव्यक्ति होती है। तो ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि प्रभाव तो रहेगा, प्रभाव तो पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं पड़े। और चंद्रमा हमारे करीब भी है, पृथ्वी के बहुत करीब चंद्रमा है, तो पड़ेगा असर, क्यों नहीं पड़ेगा। और उसका देखा गया है असर मनोभावना पर। तो चंद्रमा जो है, अब ज्योतिष में जिसको चंद्रमा कहा गया, अब यहाँ पर एक समझने वाली बात और है, और वे कहते हैं कि इसका मानवों से क्या लेने देना, इसका उससे फलित ज्योतिष से क्या लेने देना, जीवन के प्रभाव पर क्या लेना, तो प्रभाव पर लेना देना है। यही तो सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभाव जो है, हम कुछ भी करें प्रभाव तो हमारे पर पड़ेगा ही। बाहर जो भी कोई बॉडी है उसका हमारे पर प्रभाव है, उस प्रभाव का हम कैलकुलेशन नहीं कर पाए, आज हमारा शोध नहीं हो पाया उतना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज्योतिष शास्त्र जितना है उसने पूरा शोध कर लिया, नहीं, अभी तो इसने बहुत कम शोध किया है। तो ये जो है इन्होंने यह भी चुनौती दी कि कोई जो ज्योतिषाचार्य है वो आकर के जो है हमारी बात, हमारा जो है हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब दे दे तो मान लिया जाएगा कि सही है, मैं इनाम दूंगा 30 लाख, इस तरह की बात की है, अन्यथा जो है वह अंधविश्वास हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि वो एक ज्योतिषाचार्य उनके यहाँ आए थे और उनका 25 से 30% तक सही था, उनकी जो भविष्यवाणी थी 25 से 30% सही थी। 25 से 30% का मामूली मत समझिए, अगर किसी का 2% भी सही है, 1% भी सही है ना, तो इसका मतलब है हमारे रिसर्च की जरूरत है। हम जब कुछ कामना कर सकते हैं, जब हम कुछ सोच सकते हैं, कुछ विचार सकते हैं, अगर कोई इच्छा हमारे में प्रकट होती है तो उस इच्छा के अनुसार से फल भी होगा। उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है, साइंस डेवलप करनी है, हर चीज़ साधनाएं डेवलप करनी है, आपको डेवलप तो करना पड़ेगा।
शोध तो करना पड़ेगा। तो अभी विज्ञान ने इस पर सबसे कम शोध किया है। तो अगर 10%, 20%, 25% तो बहुत हो जाता है। 33% जब हो जाए, अब ये कहते हैं कि जो है 90% होगा सही, तब हम मानेंगे। जो रिजल्ट है किसी भी चीज़ का 90% तो बहुत कम का ही रिजल्ट हो सकता है। अभी जो मौसम विभाग है उसका ही 90% नहीं होता है, उनका ही जो है गलत है। दुनिया का कोई भी है, और ये दुनिया का कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये मौसम विभाग भी थोड़े समय का करता है। ये मौसम विभाग भी ये नहीं कह सकता कि आज से 25 वर्ष के बाद इसी समय पर कितनी वर्षा होगी, यहाँ पर जरा बता के दिखाएं, किस समय वर्षा होगी, कितने बजे होगी, ये दिखा सकता है। फिजिक्स बता सकता है। अगर हम यह अगर कहने लगें कि जो है मेरे पास मिट्टी है और इस मिट्टी को सोना बना दे, तभी मैं केमिस्ट्री को मानूंगा, नहीं तो मैं केमिस्ट्री को नहीं मानूंगा। पत्थर को सोना बना के दिखा दे तो ही मानूंगा, मैं 50 लाख इनाम देता हूँ। अगर नहीं बना पाया तो मैं केमिस्ट्री को कहूँगा ये अंधविश्वास है। अरे नहीं भाई, वो अगर 20-25% भी अगर सही हो रहा है, 30% भी सही हो रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा कि वो साइंस में है, क्योंकि वो 25% आ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी में है। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी को हम नहीं मानते। प्रोबेबिलिटी को कैसे नहीं मानेंगे? हर कोई प्रोबेबिलिटी को मानता है। प्रोबेबिलिटी इस अस्तित्व का एक नियम है, वह तो मुख्य साइंस है। संभाव्यता का सिद्धांत जो है वह मुख्य मैथमेटिक्स का सिद्धांत है, और उसको आप इनकार नहीं कर सकते। यहाँ हर चीज प्रोबेबिलिटी में ही घटित होती है, और अगर 1% भी की प्रोबेबिलिटी में भी घटित हो रही है ना, या 0.1% में भी, तो भी हमको शोध जारी रखना चाहिए, निश्चित रूप से जारी रखना चाहिए। अभी तक एलियंस नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग एलियंस का शोध जारी रखे हैं कि नहीं रखे हैं? तब तो उसके हिसाब से होगा कि भाई एलियंस आज तक मिला ही नहीं, तो ये अंधविश्वास है, झूठ मूठ का खोज रहे हो। तो बहुत सारी चीजें, मनुष्य जो है अभी तक इतना मेडिकल साइंस में इतना रिसर्च कर लिया, लेकिन आज तक जो है ऐसा कोई वैक्सीन नहीं बना पाया जिससे कि डाल दें तो हमारा सारे कोई भी रोग हो ही नहीं उनको। कहाँ से वैक्सीन बना पाया? तो क्या कहेंगे कि मेडिकल साइंस झूठ है, या इसको रिसर्च बंद कर देना चाहिए, या ये अंधविश्वास है? अगर कुछ भी प्रोबेबिलिटी में वो रिजल्ट दे रहा है, 50% भी, 60% भी, जो भी वैक्सीन आए तो बहुत सारे वैक्सीन ऐसे थे जो 50%, 60% रिजल्ट दे रहे थे, 30% रिजल्ट दे रहे थे, तो भी जो है उसको माना गया, चलाया गया। कोई भी ऐसा साइंस नहीं है, चाहे बायोलॉजी साइंस हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे कोई भी हो, जो कि एक्यूरेट प्रेडिक्शन हर समय कर देता हो, 100% जो देता हो, ऐसा कोई नहीं हो सकता। अब भारत का चंद्रयान अच्छा कैलकुलेशन हुआ तो सफल हो गया, वहां जाकर लैंड कर गया। वैज्ञानिकों ने अच्छा वो किया था, लेकिन वही रूस के भी वैज्ञानिकों ने भी तो किया था, वे भी तो वैज्ञानिक ही थे, उनका फेल हो गया। ब्रिटेन के सारे वैज्ञानिक अभी तक करते रह गए, लेकिन असफल रहा, अभी तक कोई सफल नहीं हुआ। तो ब्रिटेन का रिजल्ट अभी तक 0% है। तो क्या वहां ब्रिटेन का साइंटिस्ट है, इसको तो छोड़ देना चाहिए? नहीं, आपका 1% भी प्रोबेबिलिटी है तो आपको करना है, और जब कामनाएं जगी हैं तो आपको करना है। मनुष्य बीमारी से मुक्त होना चाहता है, आज तक हुआ नहीं। इतने अस्पताल बन गए, इतने डॉक्टर बन गए, इतने दवाइयां, इतने वैक्सीन, लेकिन आज तक मनुष्य के रोग खत्म नहीं हुए। तो शोध हो रहा है, फिर भी शोध हो रहे हैं, होते ही रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की कामना है स्वस्थ होने की, रोग मुक्त होने की। तो वह जो है वो हर उपाय करेगा, शोध बंद नहीं किया सकता है। प्रोबेबिलिटी है, कोई डॉक्टर 100% किसी को नहीं बचा पाता, नहीं तो लोग मरते ही नहीं, लेकिन फिर भी इलाज चल रहा है, चलता रहेगा। तो प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत तो सब में लगता है, तो इसमें ज्योतिष में भी लग रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है? प्रोबेबिलिटी सभी जगह है। और अगर वो 25%, 30% भी सही बता रहा है, सही है भाई, एकदम बिल्कुल एक्यूरेट भविष्य कैसे बता देगा? क्योंकि कोई भी जो घटना घटित होती है उसमें अनंत कारक होते हैं, 1-2 कारक नहीं होते, अनंत कारक होते हैं। और अनंत कारकों के सारी प्रॉपर्टी को जानना
और सारे प्रभाव को जानना, सारे कैलकुलेशन को जानना और करना, ये किसी भी बड़े से बड़े सुपर कंप्यूटर के बस की बात भी नहीं है कि इनफाइनाइट कॉजेस और उसके जो रिजल्ट हैं उसको वो कैलकुलेट कर सके। नहीं, संभव नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी में फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का सबका लॉ फेल हो जाता है। और कोई भी जो घटना घटती है तो उसमें इनफाइनाइट कॉजेस होते हैं, तो इसीलिए उसमें से मोटे मोटे कुछ सिद्धांतों को पकड़ा जाता है, मोटे मोटे कुछ कारकों को देखा जाता है, अनेक कुछ स्थूल कारकों को देखा जाता है जिसको हम कैलकुलेट कर पाते हैं। उसके आधार पर ही हम कुछ प्रेडिक्शन करते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया गया, जो हमारे कैलकुलेशन में नहीं आए, उनका भी तो रोल है उसमें है, और उसके रोल के कारण वहाँ डेविएशन आ जाता है और उसके कारण जो है रिजल्ट कुछ बदल जाता है, उसमें कुछ दूसरा रिजल्ट आ जाता है, कुछ आगा पीछा हो जाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, वो तो होगा। लेकिन अगर वो उसमें कुछ भी बता देता है तो वो अच्छा माना जाएगा और मानव सभ्यता के लिए वह जो है उपयोगी माना जाएगा। तो इस आधार पर जो है हम किसी भी साइंस को हम वो नहीं कर सकते चैलेंज दे करके, तब तो सारे साइंस जो है विश्वास में गिनती हो जाएंगी, क्योंकि सबका कह देगा कि हाँ भाई चलो अब जो है जो एकॉस्टिक साइंस है अब कह दिया जाएगा कि ठीक है एकॉस्टिक साइंस है, आप साउंड को करते हैं, अब साउंड से जो है आप एक मगरमच्छ बना के दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि साइंस है, और नहीं तो मैं मानूंगा कि अंधविश्वास है। मैं 30 करोड़ का इनाम रख रहा हूँ तो आप इनाम रख करके इम्पॉसिबल चीज़ जो है वो कर देंगे तो उससे वो नहीं हो जाएगा। अगर हमारे पास कुछ भी प्रोबेबिलिटी आ रही है 10%, 5%, 3%, 2% भी तो बहुत है। और ये है जो आचार्यों ने 50%, 60% तक रिजल्ट दिए हैं। 100% तो कोई दे ही नहीं सकता और संभव ही नहीं है, कभी भी संभव नहीं होगा, क्योंकि 100% का मतलब हो गया कि आपके पास आप पूरा इन्फिनिटी को आपने पूरा जान लिया और उसको कैलकुलेट भी कर लिया और उसको रेगुलेट भी कर लिया। ऐसा संभव ही नहीं है, तो आपको जानना ही संभव नहीं है। तो इसीलिए 100% रिजल्ट कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए ज्योतिष कभी भी क्लेम नहीं करता कि हम 100% सही बताते हैं। वो कभी भी क्लेम नहीं करता, वो कभी भी नहीं क्लेम करता कि यही होगा। वो एक संभावना प्रकट करता है, बाकी चीज करता है कि ईश्वर पर छोड़ दो। जितना मानव बुद्धि में आता है उसके हिसाब से वो बताता है। मानव के उपकरण जितने कर सकते हैं उतना बताता है, तो उसके हिसाब से उपयोगिता होगी। तो 100% तो उसका क्लेम ही नहीं है, तो फिर आप 100% रिजल्ट की बात क्यों करते हैं या 90% की क्यों बात करते हैं? अब ये स्टैटिस्टिक्स से चलता है, स्टैटिस्टिकल साइंस का भी इसने प्रयोग किया है ज्योतिष ने। ज्योतिषियों ने बहुत चीज का प्रयोग किया है, मेडिकल साइंस का भी प्रयोग किया हुआ है, हर तरह का साइंस का प्रयोग किया हुआ है और उसको उसमें अप्लाई करके देखा है कि इससे मानवों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे कौन सा रिजल्ट हो सकता है। तो आगे कौन सी संभावना है, प्रोबेबिलिटी पर ही वे काम कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे मैक्सिमाइज किया जाए इस पर वे काम कर रहे हैं। और मनुष्य की जब इच्छा है भविष्य को जानने की, तो क्या आज का जो विज्ञान है वह कोई भविष्य बता पा रहा है? आज का विज्ञान मानव का भविष्य बता पा रहा है? आगे का कोई भविष्य बता नहीं पा रहा है। वह भी तो एक संभावना ही प्रकट करता है, हल्का फुल्का जो बताता है। तो वो साइंस में फिर उसकी गिनती कैसे हो जाती है? इतने इतने वर्षों के बाद जो है मनुष्य की प्रजाति खत्म हो जाएगी, तो साइंस भी कह देता है। इतने इतने के बाद ये हो जाएगा, इतनी प्रजाति ये नष्ट हो जाएगी, वो तो ये भी तो एक प्रोबेबिलिटी ही होती है। 100% तो होता नहीं, 100% हो ही नहीं सकता। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से साइंस है, सारे साइंस। तो उनको हम अंधविश्वास की श्रेणी में नहीं रख सकते। उसी तरह से ज्योतिष को भी आप उसकी श्रेणी में नहीं रख सकते। अब इसके बाद जो है हम वो ग्रहों के और उसके जो है वो सूक्ष्म स्तर पर आते हैं, लेकिन वो अगले वीडियो में। इस वीडियो में मैं अभी इतना ही बताना चाह रहा हूँ। और श्याम मानव जी के वीडियो को आप लोग देख लेंगे, उसको मैं आपको सुना दिखा नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट वायलेशन का वो होता है, लेकिन उनका सार संक्षेप जो उन्होंने बताया वो सारा चीज़ मैं कवर कर रहा हूँ।